अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल? वेलकम। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम कितने इंतजार में थे कि कब होगा हमारा मैचेस स्टार्ट होंगे और बांग्लादेश आ रहे हैं और फिर कराची से मूव इस्लामाबाद और मेरा ऑलरेडी दिल भर गया। पता नहीं मूड सा नहीं बन रहा मेरा। मुझे सुना रही हैं, मुझे लग रहा है मेरी बेइज्जती कर रही हैं। नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही, मैं अपने तासुरात बयान कर रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। सो आई वाज वेटिंग क्योंकि इतने दिन बाद कुछ क्रिकेट हो रही थी और हमारा एक्साइटमेंट लेवल सर्टेनली हाई था, लेकिन हम उस एक्साइटमेंट में भूल गए थे। लेकिन हमें एकदम से लगना स्टार्ट हो गया था कि हमारी क्रिकेट नदीम इज फुल ऑफ अरशद नदीम्स, तो हम भूल गए थे कि हमारी क्रिकेट टीम एक्चुअली क्या है। नॉट सो बैड दो, नॉट सो गुड आइदर। हाँ, सो ऑल्दो बारिश से मुतासर हुआ और टॉस भी बांग्लादेश की टीम जीत गई, जो फेवरेबल रहा उनके लिए। लेकिन पहले दिन हमने 16 रन पर 3 विकेटें गंवा दी थीं, जिसमें हमारे कप्तान भी शामिल थे, जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे। फिर हमने 158 बना लिए 4 विकेटों के नुकसान पे। कुछ ठहराव आया साइमन सऊद की वजह से और अभी सऊद शकील 57 पर नॉट आउट हैं और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। ओके, सो दिस इज द वो सारा पहले डे में क्या हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, नथिंग मोर टू इट। बांग्लादेश ने टॉस जीता था और फिर शुरू में तो आपको पता है कितना डिले हुआ, ग्राउंड की आउटफील्ड गीली थी, वो सारा एडवांटेज मिल रहा था शुरू में। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। सर्टेनली टॉस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम द स्टार्ट एंड इस पे हम जाहिर है अपने एक्सपर्ट से जब बात करेंगे, पूछेंगे। कल ही हमने कह दिया था कि whoever wins the toss would matter a lot. But we will absolutely talk about any factor and blame anything but our own selves. But our own वो भी performances? हमारा एक है वतीरा जिसको कहते हैं। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला आपने मुझे एक खतरनाक, थैंक यू, वेरी नाइस, मतलब अब मैंने अच्छा कह ही दिया था, उसको उठा के यहाँ रख दे उस चीज़ को कि मैंने आज कोई अच्छी बात कही है। लेकिन एक फ्रॉड आजकल हो रहा है और बहुत से लोगों के साथ, चूंकि अब मैं खुद भी इस फ्रॉड का निशाना बनते बनते रहा हूं, तो हमने सोचा आपको भी वार्न कर दें और इस बात को बताने का मकसद ये है। और ये ऑनलाइन साइबर क्राइम फ्रॉड होने की कोशिश हो रही है ट्रांजैक्शन के थ्रू। सो एक मैसेज आ रहा है यूजुअली लोगों को, कैन वी हैव दैट ऑन द स्क्रीन, जिसमें उसमें लिखा होता है आपको कि आपका एक पार्सल है, कोरियर है, जिसमें आपका एड्रेस नामुकम्मल है। पहली वाली चीज़ दिखाइएगा, मैसेज जो आता है जी, जिसमें आपका एड्रेस नामुकम्मल है, ये वाला एड्रेस नामुकम्मल है और आप ये एड्रेस मुकम्मल कर दें और हम आपको ये पार्सल दोबारा भेज देंगे। और लिंक दिया होता है, और जब लिंक बड़ा लेजिट लग रहा है। जब आप लिंक पे जाते हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जब आप लिंक पे जाते हैं तो पाकिस्तान पोस्ट का एक इंटरफेस खुल जाता है, वो आपसे आपका पूरा एड्रेस मांगता है और नेक्स्ट पे जब आप चले जाते हैं तो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स मांगना शुरू हो जाता है। अब यूजुअली आई हैव नेवर फॉलन फॉर एनी सच ट्रैप्स, लेकिन ये इतना लेजिट लग रहा था। बेसिकली ये सब स्कैम है, कमिंग फ्रॉम द मैसेज इन द फर्स्ट प्लेस। पहले आपको SMS आया है, उसके बाद वो आपको लिंक देता है, वो लिंक आपको बिल्कुल आपने जिस तरह बताया ये इस पाकिस्तान पोस्ट के पेज पे, ये सब फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जो आपको SMS आ रहा है ये स्कैम शुरू हो चुका है और बहुत से लोग हैं who fall for it, जिस तरह अब्दुल्ला होते रह गए। about to fill up my details, मेरा वॉलेट मेरे पास नहीं था, बस उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रोसेस करने का टाइम मिल गया। मैंने कहा इंटरफेस तो पाकिस्तान पोस्ट का है, लेकिन नीचे जो वेब एड्रेस है ये सस्पिशियस लग रहा है। अगर मुझे किसी राइडर ने कॉल करनी होगी तो द पैकेज वुड हैव माय नंबर, ही वुड कॉल मी कि हम आपका एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग दीज मैसेजेस, यू नो, फॉरवर्ड वॉइस नोट्स, कि जो लोग इसका शिकार हुए हैं। एक और शख्स था, उसने कहा कि मैंने अपनी तफसील डाल दी, और कहता है मैं खुद बैंकर हूं और मैंने अपनी तफसील डाल दी और फिर मुझे पता लगा कि दुबई में मेरे कार्ड पे 4000 दिरहम चार्ज करने की कोशिश हो रही थी थ्रू दिस। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं और अब्दुल्ला के साथ होते होते रह गया, हमारी एक और टीम मेंबर के साथ भी ये होते होते रह गया। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते भी हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और आपको ना याद रहा हो कि भाई मेरी कौन सी चीज आ रही है, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो, फिर भी आपको डबल चेक करना नए तरीके। तो एवरी डे इट्स अ न्यू थिंग। अच्छा जी, अब इस्लामाबाद में आज क्या हो रहा है? NOC तो कैंसिल हो गया जलसे का, ये हो रहा है, लेकिन PTI कह रही है जी वो तो जलसा करेंगे। बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आखिरकार बिल्कुल वही हुआ है जो कि नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को दारुल हुकूमत में आज जलसा करने से रोक दिया है और जलसे का NOC मनसूख कर दिया, जो पहले दिया था फिर मनसूख कर दिया। मौजूदा हालात में लग रहा था कि PTI को शायद ही जलसे की इजाज़त मिलेगी। एलामिये में कहा गया है कि NOC मनसूखी का फैसला
डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो जुड़वा शहरों में मौजूद है। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि एक जगह इंटरनेशनल मैच भी चल रहा है, शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऐसे में हजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जिनको जुड़वा शहर कहते हैं, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी आज बंद रहेगी। आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने फैसला कर दिया कि सब कुछ ही बंद कर दो, कोई भी सड़क पे नहीं निकलना चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने फैज़ाबाद को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया। फैज़ाबाद पे तो मैं कहती हूँ साइड पे कंटेनर्स इन्होंने रख दिए होंगे, क्योंकि वो हर आए दिन किसी ना किसी वजह से सील करने ही पड़ जाते हैं और आज ये रीज़न निकल आया। अच्छा जी, उधर पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और जल्द से जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला डिटर्मिंड हैं कि वो तो आएंगे भाई, वो तो करेंगे जलसा, वो तो मार्च करेंगे। वो तो कभी खुद भी अपनी बात से फिर जाए तो वो अपने आप को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि एक दफ़ा आपकी तबीयत इस काबिल है कि हम आपको उनकी तकरीर सुना सकें? लगाएं, लगा दें। और जबर और गैर कानूनी इक़दाम का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और मैं ये वादे पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा अब, और इंशाअल्लाह हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। हुमा, आप तक इन तक आपकी बात पहुंची और ये आज वो आराम से बोल रहे थे, चीख पुकार नहीं थी आज इनके बयान में। मैंने सुन भी लिया कि क्या कह रहे थे। नहीं, आज बड़े काम और नज़र आ रहे थे, लेकिन अपने इरादे मजबूत हैं, वो बता रहे थे। और फैज़ाबाद भी बंद है, रवात की तरफ से भी रास्ते बंद हैं। सो इस्लामाबाद के शहरियों को सर्टनली मुश्किलात का सामना है। ये कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा अच्छी तरह बड़ा कंप्लीटली जो है इसको सील भी किया गया है, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? स्कूल बंद है, ऑफिसेज बंद है। ऑफिसेज तो जाना होगा। नहीं, बंद है ना, तो उन्होंने काफी चीजें बंद कर दी है, तो चिल में बैठे होंगे घर में। दे विल बी वाचिंग इट अनफोल्ड ऑन टीवी लाइक यू एंड आई आर डूइंग हियर इन कराची एज वेल। तो आए दिन वैसे ये होता है कैपिटल सिटी का हाल, विच इज़ नॉट वेरी गुड ऑप्टिक्स। आपको पता है कि सारी एम्बेसीज भी उधर ही होती हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। फिर हमारा वो एक इंटरनेशनल मैच भी चल रहा है, दैट्स इन रावलपिंडी दो। लेकिन दीज आर द विजुअल्स। ये ऑनेस्टली कोई पोर्ट की तस्वीरें लगी, जैसे सिर्फ कंटेनर्स दिखाओ ना, लगता है कोई पोर्ट है। वैसे ये पहले कर लें, मतलब पहले से ही कोशिश कर रहे हैं वैसे तो, बट मुज़ायका क्या है? अगर कोई सियासी जमात अपना इज्तिमा करना चाहती है, जलसा करना चाहती है, वो कह रहे हैं जी बांग्लादेश की टीम है अभी और बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब बांग्लादेश की टीम तो है, बातचीत करके कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसा स्पॉट कर लें डिटरमिन जिसपे हो जाए और करने दें जलसा। मतलब दे हैव अ राइट, यू नो, टू डू द जलसा एज वेल। तो इतना मतलब उनको रोक देना और नहीं करने देंगे और आसमानों तक कंटेनर्स लगा देना, व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ? इससे बात और बढ़ती है फिर, और इससे और ज़्यादा गुस्सा, नेगेटिव मैसेजिंग जाती है और फिर ऐसा। और फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये पहले भी, क्योंकि सॉरी टू से, लेकिन पीटीआई के जलसों में एक वो वायलेंस का एलिमेंट कभी कभार नहीं, अक्सर हमने देखा भी है, लेकिन इस तरह बंद करके रखेंगे तो वो एलिमेंट देखें और वो गुस्सा देखें कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। सो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई जगह मुख्तस करके दे शुड हैव बीन, वेल दैट्स व्हाट वी थिंक। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं हमारे साथ। हैदर, बताइएगा, माहौल तो हमने देख लिया, जगह जगह रास्ते बंद हैं, एनओसी कैंसिल हो गया, वजूहात ये बताई गई हैं कि बांग्लादेश की टीम है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। क्या तैयारी है उधर से? खैबर पख्तूनख्वा से काफिले क्या ऑलरेडी कुछ आना शुरू हो गए हैं? क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही लोग तो आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज कहा गया था कि काफिले आएंगे, तमाम क़यादत इस्लामाबाद की तरफ अपने अपने इलाकों से वर्कर्स को इकट्ठा करते हुए आएगी। एनओसी तो कैंसिल किया गया, लेकिन आज पीटीआई ने ये हिकमत अमली बनाई है कि सबसे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस हवाले से वो इस एनओसी की मनसूखी के तनाजर में ये तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर
करेगी कि उन्हें अदालत की जानिब से कहा गया था कि जलसा करने दिया जाए, तो लिहाजा इंतजामिया ने अब एनओसी कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में पीटीआई के वर्कर्स को कहा गया है कि वो आज शाम 4 बजे जिस वक्त बताया जाएगा कि वो कहाँ इकट्ठे होंगे, तो तरनोल से संजानी के दरमियान जो एरिया है यहाँ पर वो इकट्ठे होकर जलसा करेंगे। और इसके हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया है कि वो सवाबी के मुकाम पर पहुंचेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, पता नहीं इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्या सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड हैं। कल भी हमें स्काइप पे नहीं सुनाई दे रही थी, आज ये क्या है। सो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मामलात पे गौर व खौज़ किया जा रहा है। और जाहिर है कि मैच भी एक तरफ चल रहा है और वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB भी हैं। सो मैच के मामलात की देखभाल भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, फिर कैपिटल की सिक्योरिटी भी उन्हीं के अंडर आती है। मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। तो लेट्स सी उस मीटिंग में क्या होता है, और हम मज़ीद बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से इन जस्ट अ बिट। इन द मीन टाइम और भी तो बहुत कुछ हो रहा है कि जैसे आपको पता है कि फ्लड लाइक सिचुएशंस भी हैं जहां बारिशें हो रही हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो भी चल रहा है। साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद में भी कल बारिश हुई। रावलपिंडी में बारिश की वजह से आपको पता ही है, कल से हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच जो था वो ताख़ीर का शिकार हुआ। कराची में कल मौसम गुज़िश्ता चंद दिनों के मुकाबले में कदरे गर्म रहा। कदरे से भी थोड़ा सा कदरे ज्यादा कर ले, कदरे ज्यादा ही था, काफी गर्म था और बहुत अरसे बाद वो तपिश महसूस हो रही थी। अगर बड़ा ही सैडनेस हो रही थी ऊपर के बालाई मंजिलों में कहीं रहते हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। वो नजर आ रहा होता है ना सब कुछ चमकता चमकता। तो पिछले कुछ दिनों से हम पहले बादल थे और ओवरकास्ट टाइप था और बारिश होती थी या नहीं होती थी, लेकिन दिल को एटलीस्ट थोड़ा सा दिलासा सा मिल जाता था कि हमारा भी मौसम ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आसमान पर बादल तो आते जाते रहते हैं लेकिन कुछ बरस कम रहे हैं। और कल कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों और नदी नालों में तूफ़ानी ने काछू में तबाही मचाई है। 50 से ज़ायद मकानात पानी में बह गए। जानवरों के अस्पताल भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। नौशेर फिरोज़ के 50 से ज़ायद देहात से 4 रोज़ बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है, जिस पर लोगों ने एहतजाज भी किया है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में हल्के बादल रहने के अलावा कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगती, सिब्बी, बोलान, सोबतपुर में ये सारी जगह हमने आपको बता दी हैं। यहाँ मूसलाधार बारिशों के बाद मुख्तलिफ कैनाल्स और उसकी जो ज़ैली शाखें, यहाँ पर पानी का शदीद दबाव है और बारिशों का सिलसिला थम गया है, मगर रबी कैनाल, शाही कैनाल, सेम नाले में शगाफ पड़ गए हैं। नसीराबाद डिवीज़न इंतज़ामिया और महकमा इरिगेशन की जानिब से अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। सो थिंग्स आर नॉट गुड। और आबिद बलोच हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें मज़ीद बता रहे हैं। जी अब्दुल्ला, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुटी और सिब्बी में मूसलाधार बारिशों के बायस मुख्तलिफ कैनाल्स और झैली शाखों में पानी के दबाव में शिद्दत आ गई है और बारिशों के बायस डेरा मुराद जमाली, उस्ता मोहम्मद और बोलान में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सोबतपुर के इलाके शाही कैनाल और नसीराबाद में रबी कैनाल में शगाफ लगने से दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए और हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई चावल की फसल भी शदीद मुतासर हुई। अच्छा, इनके बहुत शुक्रिया आबिद। लेकिन हम जो विजुअल्स देखते भी हैं तो इनके किनारे भी कच्चे कच्चे से बने होते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतनी बारिश आएगी और फिर हम बारिश होगी और फिर हम कहते हैं वो शगाफ बन गए, वो सब कुछ तो होना ही है। मतलब मिट्टी कितनी नरम हो गई होगी कि उसने कहाँ खड़े रहना है कि उनको कोई सपोर्ट मिले। वो पानी इधर उधर तो वो नज़र भी आ रहा होता है और यही हालात हैं। और तो सालों से यही मनाजिर हम भी देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लिटरली अपने बचपन में पहले अखबारों में तस्वीरें देखते थे, अब सालों से इस लाइव आपके टीवी चैनल पर बैठ के यही मनाजिर आपको दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। मतलब इवन इन बेटर टाइम्स जब बारिशें वगैरह नहीं हो रही होती कि इट्स नॉट एज इफ किसी को कंस्ट्रक्शन हो के पक्की चीज़ें हो जाए, ये है ही इस तरह। और एक और बन्नू भी बलूचिस्तान, हमें वी आर आल्सो ऑल हैव टू एक्सेप्ट कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है किसी भी तबाही से। Absolutely. एक तो फाफलंग एरियाज हैं, आबादी छोटी छोटी पॉकेट्स में है, बहुत वसी इलाका है।
चैलेंजेस हैं अपने उसके। अच्छा, बन्नू अभी बन्नू हम से भी चलेंगे। अपडेट दे रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मंजूरुद्दीन। गुज़श्ता रात बन्नू में होने वाली तूफानी बारिश से डुमेल के इलाका मुसज़ई में घर की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाम और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मानसून की बारिशें 3 दिन तक जारी हैं। इन बारिशों और तूफान ने बकाखेल, मंदेव, नूराड़ में भी घरों को नुकसान पहुंचाया और खासकर मकानों की दीवारें, कच्चे घर और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। बारिशों की वजह से दरियाए कुरा में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि इन बारिशों से बन्नू के मुज़ाफ़ाती इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं। ज़िला इंतजामिया भी जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है, हल्का पटवारी इन इलाकों का सर्वे कर रहे हैं ताकि नुकसान का अजाला कर सके, जबकि अभी भी आसमान पर गहरे बादल मौजूद हैं और महकमे मौसमियात ने भी आइंदा कई रोज तक मूसलाधार बारिश होने का बताया है। हर जगह हालात जो हैं वो एक ही जैसे हैं। सो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अब बारिशें जो हैं वो कंट्रोल वाली बारिशें हों और इस तरह कंट्रोल भी हो, और जहाँ हो गई हैं बस हो गई हैं। क्या ख्याल है मजीद ना हो? हाँ, मतलब कुछ समझ नहीं अगस्त आती ना एंड फिर कि क्या- किधर तक बात सितंबर पहुंच यूजुअली वेरी सकती है। ट्रिकी। वहाँ पे हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी खबरें आए हमें। या अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी, लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर हमने एक दफ़ा फिर आपको अपडेट भी देनी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या हो रहा है, और क्रिकेट की भी बात करनी है। सिकंदर बख्त भी हमारे साथ होंगे। लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ। और रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान आज दूसरे दिन 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से इनिंग्स का आगाज़ जो है वो दोबारा से होगा। So ये है सीन। पोजीशन वी आर इन राइट नाउ। पहले टेस्ट का पहला 1 घंटा जो था वो बड़ा मुश्किल था हम सब के लिए जो हुआ तो है। इंतजार में बैठे थे और फिर लगा कि क्यों कर रहे हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम रहे। किंग ऑफ ड्राइव कहलाने वाले बगैर ही कुछ रन, कोई भी ड्राइव लगाए बगैर ही पेविलियन लौट गए। जिस तरह शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। मगर एक बाबर ही क्या, माशाल्लाह हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं जो 2 रन बना सके। कप्तान शान मसूद भी 6 रन बना पाए। शुक्र है कि साइम अयूब और सऊद शकीर ने कुछ जिम्मेदारी निभाई, उनका बल्ला चल गया। और जब हम ये कहते हैं ना पाकिस्तान मुकम्मल तबाही से बच गया, तो इस पे मुझे नहीं पता कि इस पे हम क्या, खुश हुए ये कि क्या क्या है? एक्सप्रेशन है कि हाय हम शुक्र ये है कह हम रहे हैं। पूरी तरह तबाह नहीं हुए। अच्छा, यू नो व्हाट, मे बी वी शुड नॉट बी सेइंग दैट, क्योंकि अभी तो शुरू ही है एंड थिंग्स माइट चेंज फॉर अस। क्या हम होपफुल हैं? 98 रन की इन्होंने शराकत बनाई और दोनों बैटर्स ने 50 बनाई है। सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर, हम तो कल मैं disappoint- आपसे शाम में भी बात करना चाहता था, मैंने सोचा आपको कॉल करूं कल की परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन चलें आज बताइए ज़रा, शुरू करें फिर पहले ही घंटे से। अब्दुल्ला, पहले मैं पब्लिक सर्विस मैसेज कहते हैं ना, वो दे दूं मैं थोड़ा। अभी आप बता रहे थे कि आपको एक फ्रॉड का केस आया जी जी जी। इसमें पार्सल पर मेरे साथ 3 चीजें हो चुकी हैं। नंबर 2 दफा मुझे किसी आदमी का फोन आया कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे को हमने अरेस्ट किया हुआ है। आप थाने, और मतलब हम आप इमेजिन करें कि कैफे, अच्छा खवातीन को फोन आता है, ये क्या कैफियत हुई होगी उस वक्त कि जी आपका बच्चा अरेस्ट हो गया। मैं भागकर सारे कमरों में गया देखने के लिए कि सारे बच्चे मौजूद हैं। उसके बाद फिर मेरा उस आदमी का ना गालियों का तबादला हुआ। जितनी मैंने बचपन में सीखी थी ना मैच के दौरान, जो मैंने सारी उधर उतार दी। वो तो आपने मैं लोगों बेसिकली को- रिवाइज की। हाँ, रिवाइज की। मैं लोगों को वार्न कर रहा हूँ, कभी इस तरह का फोन आया ना, तो मैंने फिर पुलिस वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो कॉल्स होती हैं वो लैंडलाइन से आती हैं, ऑफिशियल नंबर से आती हैं। कभी भी ये जो नंबर है ये 0325 और 26 ये कंप्यूटर जनरेटेड है। ऐसा कोड है ही नहीं पाकिस्तान में, 0325 और 0326। फिर अभी हफ्ता पहले मुझे फोन आया कि जी मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, मेजर अब्दुल अजीज। मैंने बोला बेन स्टोक, तुम्हारी आवाज ही मेजर जैसी नहीं है। उसने डर के हमारे फोन बंद कर दिया। वो नंबर भी मैंने सर्कुलेट कर दिया रेंजर्स को इधर उधर, तो सबने बोला कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, तो बी केयरफुल। मैं हर जी जी, अवाम ये से- हमने यही हम बता रहे हैं लोगों को कि हाँ, जस्ट बी मैंने वेरी सुन रहा था कॉशियस। आपकी बात, और मुझे भी वो मैसेज आया हुआ है मेरे पास, अभी भी सेफ रखा हुआ है। मैंने कहा शायद चीजें आती हैं घर में तो हो सकता है, मैंने ऐसा होता बिल्कुल है। इसको टच नहीं किया। एनीवे, अच्छा सिकंदर, हाँ आप बताएं कि कल का दिन, पहला दिन ऑफ आवर टेस्ट आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल कि हमारी टीम जो है मैदान में उतरी है, क्या आप देख रहे हैं, क्या लगा आपको? देखो, एक तो सबसे पहले हुमा, जो पहला घंटा होता है किसी भी दुनिया की पिच के पास में गेंद हिलता है। वो गेंद हिला, हमारे 3 लड़के आउट हो गए 16 पे। उधर हमें बांग्लादेश की कैचिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर का जो कैच था वो आउटस्टैंडिंग था। अगर आप देखें, तो अगर आप दिखाएं उनको, तो एक तो 3rd स्लिप में हुआ था और एक विकेट कीपर के पीछे हुआ था। उसके बाद बड़ा अच्छा स्टैंड लगा। देखें, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है
कि विकेटें गिरती हैं और उसमें फिर वो टेम्परामेंट देखा जाता है, आपका कितना टेम्परामेंट है। और साउथ ने और साइम अयूब की पहला 50 था, मुबारक हो उनको बहुत बहुत। दोनों ने मिलकर जो है एक जबरदस्त किस्म की 98 की पार्टनरशिप लगाई, जबरदस्त खेले। उसके बाद रिजवान ने आकर साउथ को, उन्होंने 44, अभी तक वो पार्टनरशिप चले। तो ये खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की, और यही असल चीज होती है कि आप थोड़ा विकेटें गिराते हैं, फिर उसके बाद सेट होते हैं और अब देखते हैं। मगर मैं पिच की जरूर बात करूंगा, अगर आप इजाजत दें मुझे। पिच ऐसी कोई मुझे खतरनाक नजर दे, ठीक है, या मुझे ये कह लें कि हो सकता है बांग्लादेश के बॉलर्स और हमारे बॉलर की जो स्टैंडर्ड है उसमें फर्क हो। जब हमारे बॉलर्स बॉल करेंगे तो फिर मैं दोनों को का मुआवजा करूंगा कि कौन कितना मतलब पावरफुल है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज नहीं थी जो हम कहें यार इस पिच ने तो तबाही फेर दी, कुछ नहीं था। और आज मेरी बात याद रख लें कि पाकिस्तान की टीम को स्पिनर की याद सताई। हाँ देखिए ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, पहले ही और आप भी कह रहे थे और सभी कह रहे थे। तो ये जब हम सबको पता था तो जो हैं फैसला करने वाले उनको क्यों नहीं पता होता? नहीं, लेकिन अच्छा चले आप अपनी एक्सपर्टीज बताएं ना कि ये क्यों इतनी ओवरसाइट हुई दैट वी डोंट हैव अ स्पिनर। भैया मजे की बात ये है, गिलेस्पी साहब जो हैं, मैंने उनको एक ट्वीट भी किया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आए, ठीक है। क्या पाकिस्तान की पिचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से तेज हैं? दुनिया में अगर आप किसी से पूछेंगे सबसे तेज तरीन पिचेस और बाउंसी ट्रैक्स कहाँ होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पर्थ में होते हैं। जो सब हमारे दौर में पर्थ थी, अब मुख्तलिफ जगहों पे बन जाती है। क्या वहां पे स्पिनर नहीं खेलता? नेथन लाइन उनका जो टॉप स्पिनर है, 307 या 306 विकेटें, हो सकता है मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ उसकी विकेटों को, अभी तक वो हर मैच में होता है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे। मैं हैरान हूँ, यानी कि या तो उनको इंस्ट्रक्शन जा रही हैं या जेसन गिलेस्पी भी हमारी तरह हो गए आकर। मैं कैसे हो सकता है एक क्रिकेटर इतनी बड़ी मिस्टेक करे कि आप एक जेन्युइन स्पिनर, और पिच के आपने देखा है उसकी रंग जो है बिल्कुल लश ग्रीन नहीं है, उसमें ग्रास जरूर है, मगर उसका जो लुक है वो नीचे से सरफेस उसकी ड्राई होनी शुरू हो रही है। तो बड़ा मजा आएगा, देखते हैं फिर इनके फैसलों की भी हम खिंचाई अच्छा, जो शॉट खेल के हम आउट हुए हैं, अगर हम अपने पहले 3 बल्लेबाजों की बात कर लें, उस पे रोशनी डालना चाहेंगे आप? अब अब्दुल्ला को देखो, अब्दुल्ला की कोई बॉल इतने अगर आप लगाओ स्क्रीन पे, कोई ऐसी खतरनाक बॉल नहीं हुई है। उसकी गेंद पड़ी है, उसने उसको बस आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको टच किया, गेंद थर्ड स्लिप पे वाइड गई है, और जो उसने तकरीबन फोर्थ स्लिप पे जाके कैच पकड़ा है। कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी। शान मसूद का अगर आप दिखाएंगे तो आप ये देखिएगा, ये देखें बहुत दूर गेंद था उसका, ये देखें बहुत दूर, कोई 8वें स्टंप पे था और उसने बहुत ही जबरदस्त थर्ड स्लिप पे कैच पकड़ा है। अब आ जाए आप शान मसूद पे, उसका गेंद पड़ के अंदर आया है, मगर मुझे शक है कि ये गेंद उसके बल्ले से नहीं लगा, जिस तरह के स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था। और बल्ले और गेंद के बाद थोड़ा सा वो मुझे गैप नजर आ रहा है, और उसका हो सकता है पैड से लग कर गई हो, तो उस बेचारे के साथ थोड़ा सा गलत हो गया। आप ये देखें, ये जो है गेंद पड़ गई, ये गेंद पड़ के अच्छा हुआ है अंदर आया, और उसने जो है उसका जो वो लिया है। अब अगर आप बाबर की बात करें तो वो भी कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं था, दैट इज अ सॉफ्ट डिसमिसल हम जिसे कहते हैं। राइट, अच्छा क्विकली सिकंदर ये भी बता दें कि आज का कोई गेम प्लान होना चाहिए, क्या टारगेट आप देख रहे हैं जो सेट होगा, व्हाट आर दे रीचिंग फॉर? देखो 250 से कम तो बात होनी ही नहीं चाहिए, 250 से तो कम बात होनी, 100 रन और ऐड होने चाहिए, और उसके बाद जितने बढ़ते जाएंगे उतना पाकिस्तान का फायदा है। हम उनको जल्दी अगर आउट करते हैं, जैसे हमारे बॉलर्स की वाह वाह हो रही है, पता नहीं कौन से हमने 4 ऐसे जबरदस्त बॉलर खिला दिए, तो हमें उनको 100 पे आउट कर देना चाहिए, 125 पे आउट कर देना चाहिए। अगर उनका था कि ये जबरदस्त पिच है और ये होगा 4-5 बॉलर, तो हमें उनको 150 के अंदर आउट करें। 150 का मतलब है कि 350 करें तो हम फॉलो ऑन करेंगे तो मैच जीत जाएंगे। Got it, सिकंदर, थैंक यू फॉर योर ऑब्वियसली हम आपकी 250 तो होने ही चाहिए कम से कम, चाह रहे थे, सो 100 तो आज ऐड होने चाहिए, जो कि मेरा दिल तो चाह रहा है, मैं कहूँ कि ज्यादा होने चाहिए यार। अगर हम बिल्कुल इतना ही मिनिमम टारगेट भी रख रहे हैं तो ये तो हो ही जाना चाहिए, ये तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। या वी आर गोइंग टू प्रे फॉर दैट। अच्छा जी, एक और मसला जिस पे अभी हम बात कर लेते हैं, बिकॉज वो तो मसला लिटरली हमारी और आपकी एक कम्युनिकेशन के बीच में भी हुआ है, इंटरनेट स्लो डाउन। तो इस पे हम बात कर रहे हैं, और इंटरनेट स्लो डाउन के मामले पर PTA हुकाम की अब नई वजाहत सामने आ गई है। नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और कहा जा रहा है कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह कोई और नहीं बल्कि एक मरीन केबल में ख़राबी है।
दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग इट। और नहीं वो ये वही के पहले हुमा जो मछलियां काटती हैं वो ना वो तो किसी का कुछ जोर नहीं होता, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हम हफ्तों से मेंशन कर रहे थे कि अगर ये भी मसला है तो ये भी बता दें, लेकिन आज उन्होंने सोचा कि आओ ये वाला बताते हैं। हाँ। तो आज का पहले आपको पता है ना, पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा इसके बाद भी कुछ नहीं है। किसी ने कुछ कैसे नहीं, उसके बाद वीपीएन था, उसके बाद फिर वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। वीपीएन तो बहुत था, वीपीएन चूंकि हम सब लोग वीपीएन पे हैं इसलिए इंटरनेट स्लो हो गया और कसूर तो हमारा ही है। उसके बाद वेब मैनेजमेंट सिस्टम आ गया कि उसकी कोई हो रही है अपग्रेडेशन या व्हाटएवर, ये कुछ शिजा साहिबा का ये कहना था। How difficult it is for those who are making these decisions to come up with one बहाना। नहीं, to understand कि अगर आप इस मामले में क्लैरिटी लाएंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा और जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला खत्म हो जाएगा। और अभी भी हम क्या कर लेंगे, हम तो बैठे स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। तो अगर आप हमें सच भी बता देते तो हमने क्या कर लेना था, हम मान जाते। तो इतनी सी बात थी। लेकिन अब ये 4 चीजें तो ऑलरेडी हमने गिनवा दी हैं। पीटीए ने कहा जी मरीन केबल खराब हुई है, उसके बाद शिजा फातिमा साहबा ने कहा था वीपीएन का बढ़ता इस्तेमाल इसकी वजह बन रहा है। मतलब हालांकि अपने उस बयान से सिर्फ 3 दिन पहले वो कह चुकी थी कि फायरवॉल की तनसीब तमाम हुकूमतें करती हैं। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. एंड मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कह दूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़बंदी के लिए या किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतई सच्चाई नहीं थी। तो फिर आप बता दें सच्चाई क्या है, क्योंकि आपके भी बयान जो है ना हर बार चेंज होते हैं। वीपीएन के इस्तेमाल के बढ़ते इस्तेमाल पे आपने इसका सारा मलबा डाला, साथ में उसकी ही लाइन में ये कह दिया कि चूंकि कुछ ऐप्स पे डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा था, और वो डेटा डाउनलोड इसीलिए नहीं हो रहा था बिकॉज द इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग। So the already internet was not working, so VPN कैसे कसूरवार हो सकते हैं जब ऑलरेडी डेटा WhatsApp के ऊपर एक तस्वीर, एक वॉइस नोट डाउनलोड ना हो रहा हो। ये सारी चीजें आपको पता ना, फिर मतलब इतने इसके एक्सप्लेनेशंस आ चुकी हैं, इतने एक्सक्यूजेस, रीजनिंग, व्हाटएवर यू वांट टू। इसमें ना इनका कसूर है ना पीटीए का कसूर है, किसी का भी कोई कसूर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। The only solution and the better solution is that we have excellent people of IT in this country. They can really help you. Nobody wants your suggestion, please. नहीं, आपकी सजेशन किसी को नहीं चाहिए। You think इनको नहीं पता? कायमा कमेटी बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल हफीजुर रहमान का इंटरनेट स्लो डाउन के बारे में कल बिल्कुल ही नया मौक़िफ़ सामने आया। और पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मार्च 2019 में फायरवॉल का निज़ाम जो है वो मंजूर हुआ था और 2020 में उस पर अमल करने की हिदायत जारी हुई थी, लेकिन साथ उन्होंने इंटरनेट की सुस्त रफ्तार को मरीन केबल की खराबी से भी जोड़ दिया। और फिर एक और भी चीज़ आई, 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर साइबर अटैक को भी इंटरनेट स्लो होने की वजह करार दी। मतलब जो आपको पसंद आ रहा है ना, आप इसमें से रीज़न ले लें। सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा के मुताबिक इंटरनेट स्लो डाउन से करोड़ों डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आपने पाकिस्तान में किसी को कभी रोटे पिट्टे देखा है कि जी इंटरनेट चलना बंद हो गया? अगर वो वाकई ही 10 साल पुरानी पाकिस्तान में इंस्टॉलेशंस हैं तो
अपग्रेडेशन के दरमियान क्या एग्जैक्टली हुआ है जिसकी वजह से हमारा इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है? टॉप आईटी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारा बिजनेस हमें रीराउट करना पड़ गया पाकिस्तान की तरफ से। सो पहला तो ये है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक ये ट्रू है। आई थिंक कि कई फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज फायरवॉल, द यूएई फायरवॉल इज कंसिडर्ड मोर सिवियर देन बाकी ममालिक की फायरवॉल्स। यकीनन डिग्रीज का फर्क है और हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग टू ये ज्यादा एक्सट्रीम शायद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हो, मगर उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि ज़राए पीटीए के मुताबिक कराची के करीब समुंदर में एक केबल होती है, अब आपको क्या नाम बताएं, SMW4 केबल में 18 जून को ख़राबी पैदा हुई थी और इस केबल में ख़राबी जो है वो दूर होने की कोई टाइम लाइन नहीं बताई जा सकती। फिर सारी केबलें हमारी ख़राब हो रही हैं। फिर AAE1 केबल में ख़राबी ईरान और कतर की रीराउटिंग की वजह से आई है और इस केबल में ख़राबी 27 अगस्त तक दूर होने का इम्कान है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर अब तक हुकाम इतना नॉर्थ साउथ जा चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस बात पे यकीन और करें। उसमें भी एंड में कहा जाएगा ये तो हमारी समझ कम है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझाने वाले तो बहुत शातिर हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। पहले था ना कि मोबाइल डेटा नहीं चलता था, अब वाईफाई इज आल्सो नॉट वर्किंग इफेक्टिवली। नो, इट डज नॉट। आप वेट करते हैं कि आप घर पहुंचे या कहीं पहुंचेंगे और वाईफाई पे कनेक्ट होंगे, लेकिन वहां भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। अमीनुल हक साहब आईटी मिनिस्टर हमारे साथ हैं, वंस एंड फॉर ऑल उनसे पता कर ही लेते हैं कि क्या मसला है। अमीनुल हक साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? एक वजह बता देंगे आप हमें कि ये जो मुल्क में इंटरनेट स्लो डाउन की क्या वजह बनती है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से अभी लेटेस्ट मरीन केबल डैमेज होने की खबरें आ रही हैं, उससे पहले VPN का इशू था, उससे पहले वेब मैनेजमेंट का कुछ इशू चल रहा था, देयर हैव बीन मेनी इश्यूज। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है? चेयरमैन कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जी चेयरमैन साहब। जी अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन होने से परेशान है, इंक्लूडिंग मी, और मैं समझता हूं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। हम बाय लिविंग इन द 21st सेंचुरी हमें आगे का सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अगर हम ये पिछले 8 साल 10 साल देखते हैं तो अब्दुल्ला, जब कोई हुकूमत आती है कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देती रहती है। आपको याद होगा 14-15 यूट्यूब बंद कर दिया, 2020 PUBG बंद कर दिया, 2021 टिकटॉक बंद कर दिया, और 2022 जो अभी PDM की हुकूमत थी विकिपीडिया बंद करने की कोशिश की गई। और हर मौके पे जब मैं हुकूमत में रहा वजीर, तो हमेशा इसकी मुखालफत की, न सिर्फ ये कि कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी। तो होना ये चाहिए कि आज जो हम देखते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो दोनों चीजें हैं वो स्लो डाउन हो रही है। इंटरनेट भी स्लो डाउन हुआ है, डाटा डाउनलोड नहीं हो रहा, वॉइस नोट डाउनलोड नहीं हो रहा। किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना इसी चीज को देखते हुए। आप चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, आप इस ओहदे पर, आप इस मिनिस्ट्री से इतने अरसे पहले भी मुंसलिक रहे हैं। अब हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये किस वजह से हो रहा है, कि ये VPN के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है, ये शार्क्स ने केबल काट दी है उसकी वजह से हो रहा है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, या वो आतिशी दीवार जो फायरवॉल लगाई जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं अभी तो कि ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल, हमने यही बात जो अवाम की जहन में थी, जो आपके जहन में थी, जो हमारे जहन में थी, हमने ये बातें हमने इसीलिए चेयरमैन PTI को बुलाया, उनकी पूरी टीम से हमने सवालात किए, लोगों ने सख्त भी सवाल किए, तल्ख सवालात भी किए। हमें ये बताया गया कि यस 2019 के लगभग एक जो उस वक्त की जो मौजूदा उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने गालिबन नेशनल फायरवॉल के हवाले से बातचीत की थी, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हो रहा था, और जिसके बिना पे मेरा ख्याल है कहीं न कहीं खराबियां पैदा हुई हैं। हम इसे वेब मैनेजमेंट सिस्टम कह लें या नेशनल फायरवॉल कह लें, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके वजह कर स्लो डाउन हुआ है। और दूसरी बात जो हमें बताई गई कि ये जो सूरत हाल थी, जो हमारे पास है सबमरीन केबल आता है, इसमें जो क्या नाम है हॉक्स के करीब उतरता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं खराबियां पैदा हुई हैं। हमें इस बात का शोर कराया गया, पूरी जो कायमा कमेटी का अरकान थे, जिसमें तमाम सियासी PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और बलूचिस्तान के लोग भी मौजूद थे, कि
हर सूरत में ये 27 से 28 अगस्त तक इसमें बेहतरी आ जाएगी। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने पाशा की बात की। पाशा जो जो कहते हैं कि एक मुंतखब बॉडी है, जो इंटरनेट जो 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 वेयर हाउसेज है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनकी मुंतखब बॉडी है। और हमने उनसे भी एस्टिमेट मांगा है। हमें बताया गया कि टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, जो 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 क्या कहते हैं कॉल सेंटर है, और जो फ्रीलांसर है, जो घरों में बैठकर काम करते हैं, इनका मैं समझता करोड़ों से भी बहुत ऊपर चला गया है। तो इसके बारे में भी शदीद तरीन तशवीश का इज़हार किया है। टाइम लिमिट उन्हें हमने दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हमें लाजमी तौर पे बताया जाए कि नुकसान कितने हो गए, और फिर इस बात को मेक श्योर किया जाए। जिस तरह अब्दुल्ला, आपका याद होगा जब विकीपीडिया को ब्लॉक किया गया था, तो उस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था, मेक श्योर किया था कि आइंदा सर अब आपके इंश्योरेंस पे तो पता नहीं शायद कुछ नहीं हो रहा। ये भी बताएं कि ये बताया जा चुका है कि जो फायरवॉल वाला चक्कर है ये तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, और उस वक्त तो आप भी हुकूमत के साथ थे, ये मिनिस्ट्री भी देखते थे। तो क्या वाकई ये काम तभी शुरू हुआ था? और तो उमर अयूब ने कल ही कहा कि उस वक्त के वजीर आजम यानी कि इमरान खान ने मना कर दिया था ये फायरवॉल लगाने से। हमने ये जो अब स्लो डाउन हम देख रहे हैं, ये हमने उनके दौर में भी नहीं देखी, और ये पहले हमने नहीं देखी। असल में थोड़ी सी टेक्निकल देख लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि 97-98 में भी नेशनल फायरवॉल सिस्टम लगाया गया था। उसके बाद फिर दोबारा जिसे कहते हैं कि 2006 में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, और अब 2019 में, उस वक्त 2019 में मैं मिनिस्टर नहीं था, मैं 2020 में बना था, उस दौरान भी 20 में भी इस बारे में बिल्कुल नेशनल फायरवॉल के हवाले से ये जिम्मेदारी पीटीए को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को, और जो भाई लोग होते उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये तमाम चीजें देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्रेस हुआ है, और नेशनल फायरवॉल कहीं ना कहीं पे ये आप नेशनल फायरवॉल का नाम दे दें, या आप उसको WMS कह लें कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं पे ये इंस्टॉल हो रहा है, हुआ है। और जिसके बिना पे उस दौरान जो है पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इंटरनेट स्लो डाउन हुआ, हम मेरी डाटा डाउनलोड नहीं होता था, वॉइस मैसेजेस नहीं जाता था। लेकिन अब इस बात की खरीदारी कराई गई है कि ये 27 अगस्त के बाद से या 28 अगस्त के बाद। अमीन साहब, हमारे लिए तो भाई, हमारे लिए तो आप अमीन भाई हैं, आपके लिए कौन भाई लोग हैं? बात तो हमारी, अब हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। अब्दुल्ला, मैं शहर में रहता हूँ, अच्छा। मुझे शहर में रहने दो। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा चले, अब आप डेट बता रहे हैं, और आपने क्या डेट दी है? 27-28। बेसिकली आप कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि एक हफ्ता ही ऑलमोस्ट रह गया है, और ये सब मामला ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला, मेरी बहन, ये देखो कि हमने क्या किया, हमने एक सख्त स्टेप लिया, और हमने तमाम लोगों को, जो कंसर्न लोग थे, उनको बुलाया, उनको ग्रिल किया, उनसे सवालात पूछे, अवाम की तशवीश उनके सामने रखी, और उनसे हमने कमिटमेंट दिया। तो हम उनकी कमिटमेंट पे इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं। जनरल बहुत जबरदस्त हफीज साहब बहुत डिसेंट आदमी है, उन्होंने तमाम चीजें खुले दिल खुले जहन के साथ तमाम चीजें सुनी है, और इस बात को मेक श्योर किया कि 27-28 अगस्त के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें न सिर्फ बेहतरी बल्कि इसमें काफी हद तक सर आई एम श्योर वो बहुत डिसेंट होंगे, और उनको अपनी जिंदगी में बच्चों के रिश्ते वगैरह करने में बहुत डिसेंसी काम आएगी उनके। लेकिन अभी ये मसला कुछ और है। उन्होंने ये बताया आपको कि फायरवॉल की वजह से कोई मसला है, या फायरवॉल की वजह से उनको नहीं लगता कोई मसला है? वो इस पे उनका क्या मौक़िफ़ था? अब्दुल्ला, दोनों चीज उन्होंने बताई। एक तो बताया कि जो फॉल्ट आया हुआ है सबमरीन केबल फॉल्ट है। आपको पता है कि 5-6 मुख्तलिफ जगहों से हमें UAE वगैरह से आता है, यहाँ से तमाम चीजें सबमरीन फॉल्ट है। कुछ यहाँ पर अल्टरनेट जो हम चाइना से भी करके वो जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से पिंडी तक पहुँच चुका, हम कोशिश कर रहे हैं कि ML1 के जरिए वो कराची तक भी आ जाए, तो उसमें एक अल्टरनेट भी हमारे पास होगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अमीरुल हक साहब, एक चीज कवर कर दूं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज से तमाम TV चैनल ने, मीडिया ने, अवाम ने, सोशल और जो हमारी मुख्तलिफ NGO है, जिस अंदाज से मुश्तरका तौर पर आवाज बुलंद की है, मैं समझता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटी है और बल्कि PTA, इसने अपनी जिम्मेदारी को समझने की पूरी कोशिश की। इस बात की मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 27-28 अगस्त के बाद इसमें बेहतरी आएगी, और मेक श्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरह की कोई चीजें ना हो। अच्छा अमीन साहब, ये किसी ने मेजर साहब से पूछा, मेजर जनरल साहब से, कि ये मरीन केबल वाला अगर इशू था, विच साउंड्स लाइक अ वेरी वैलिड इशू, ये पहले क्यों नहीं इसका जिक्र हुआ? मतलब 1000 चीजें और बताई गई, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम थी तो इसको पहले क्यों नहीं मेंशन किया? बिल्कुल, जब हम मीटिंग शुरू हुई तो पहले तौर स्टार्ट में मैंने इस बात को वादा किया कि आपको 2 चीजें जरूरी होती है कि अगर चाहे ये बेहतर नहीं था कि फायरवॉल या किसी भी इश्यूज पर
पीटीए वाज़ा मौका इख्तियार करते हुए चंद दिन अवाम को बता देती कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं समझ इतने मसाइल हल नहीं होते। इस बात को उनको मेक श्योर किया है कि वो अपनी मीडिया डिपार्टमेंट को बेहतर करेंगे, PR डिपार्टमेंट को भी बेहतर करेंगे, और अगर इस तरह के फ्यूचर में कोई चीज होने जा रहा है तो अवाम को कबल अज वक्त आगाह कर दिया जाए, ताकि वो लोग जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को डेडलाइंस दी हुई हैं सबमिशंस की, अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी की, वो इस अजियत से ना गुजरें। अमीन साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चेयरमैन कामा कमेटी पर IIT, और ये कह रहे थे जी हमने तो PTA के चेयरमैन को बुलाया था और उनसे पूछा है और उनसे बड़े सख्त सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी अगली मीटिंग पे और ज़रा आप काम करके आएँ आप। लेकिन हर गुजरती मीटिंग के साथ ये मामला और उलझ जाता है। स्टेक होल्डर्स को भी वैसे तो आप लोगों को लूप में लेना चाहिए, और हर मीटिंग जो गुजर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर नई मीटिंग में एक नई बात हर नई मीटिंग में एक नई बात, जो बैग ऑफ एक्सक्यूजेस स्लैश रीजंस है वो भरता चला जा रहा है। सवाल के जवाब में हर सवाल पे एक नया जवाब, एक नई मंतक, एक नई रीजन, एक नई लॉजिक। हाउ इंटरेस्टिंग। अभी देखिए हमने इतनी लंबी बात कर ली है, तो क्या आपको एंटरटेनिंग तो है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है, बिकॉज मामला वहीं का वहीं फंसा हुआ है। इंटरनेट स्लो डाउन है, लोगों के काम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान भी हो रहा है, सो इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल। और इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद क्या आपको अभी भी बात समझ आई कि ठीक हो जाएगा मामला या नहीं? क्योंकि रीज़न जो है वो अभी भी कोई सोल वन रीज़न नहीं है, एवरी टाइम इट्स अ न्यू रीज़न। सो अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे। दो बड़ी इत्तेहादी हुकूमती जमातों के और वज़ीर आला इनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला से नाम लिए बगैर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वो जानते हैं वफाक में नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी ही के दम से चल रही है और वो दोनों को ठंडा रहने के मशवरे दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए और जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हमें मस्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत बातें होगी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर लगता है कि किसी ने ज़्यादा कान नहीं धरे, क्योंकि मुराद अली शाह ने 2 दिन पहले नाम तो नहीं लिया लेकिन महंगी बिजली की तमाम जिम्मेदारी नून लीग पर डाली थी। और सिर्फ यही नहीं, बिजली की मद में 45 अरब रुपए की सब्सिडी देने के फैसले को भी वो पंजाब हुकूमत की बेवकूफ़ी करार दे चुके हैं। ये उनके वर्ड्स हैं। इश्यूज़ अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अंग्रेज़ी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम ख़राब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इम्पोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए। मरीम नवाज़ ने पहले जवाब में सिंध हुकूमत को करप्शन का ताना दिया और कल अपना घर मंसूबे के इफ्तिताह पर भी वो तंज किए बगैर ना रह सकी। और इस बार उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि तंज का तीर का निशाना कौन था। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। अच्छा, ये सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुलाया है। तो खाने पे वो मिलेंगे और ऑब्वियसली बातें शातें तो होंगी। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो भी वफाकी हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है और उन्हें सिंध को नज़रअंदाज करने का शिकवा है। आज की मुलाकात में शायद दोनों इत्तेहादियों में बयानबाजी के महाज पर सीज़ फायर हो जाए।
हम सीज़ फायर ही कहेंगे। और मगर सवाल ये है कि अभी तो हुकूमत को चंद महीने ही गुजरे हैं और दोनों सूबों के दो बड़े एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर, बट ऑब्वियसली हुकूमती इत्तेहादियों का अगर यही मिजाज रहा तो 5 साल तक का लंबा सफ़र लगता नहीं है कि इतनी आसानी से कटेगा। अच्छा जी, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? मुझे लगता है कि जल्दी सीज़ फायर हो जाएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब शुक्रिया वक्त दिया। शामी साहब, अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बिजली पर सब्सिडी के मामले से शुरू होने वाले बयानात का सिलसिला कुछ लड़ाई की ज़रूरत अख्तियार करता नज़र आ गया है। क्या ख़तरे की अलामत समझा जाए इसे, या बस ये तो चलता रहेगा? देखें, जो कुछ हुआ है, जिस तरह के बयानात दिए गए हैं मुराद अली शाह साहब की तरफ से, फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ की तरफ से, उनकी ना तायीद की जा सकती है ना तारीफ़ की जा सकती है, बल्कि तनकीद की जा सकती है और की जानी चाहिए। मगर दोनों जमातों की आला क़यादत ने इस सिलसिले को रोक दिया है और अब मेरा ख़्याल है कि ये बयानबाजी जो है वो धीमी हो गई है और इसे आगे बढ़ने का इम्कान नहीं है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ख़राबी बढ़ेगी नहीं, इसे काबू कर लिया गया है। अच्छा, वैसे सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को मुख्तलिफ शोबों में परफॉर्म करने के चैलेंज दें तो एक मुकाबले की फ़िज़ा सी भी ऑब्वियसली बन जाती है, जो इतनी बुरी भी नहीं होती। आवाम का ही भला हो सकता है इस चीज़ में, तो फिर ऐसी छोटी मोटी झड़पें होने में भी क्या हर्ज है, हो जाएं एक दूसरे, मतलब कंपेटिटिवली बिल्ड करें ना अपने आप को सारे। छोटी मोटी झड़पें होने में कोई हर्ज नहीं है और जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और जोर भी लगाना चाहिए सबको। एक दूसरे से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन एहतियात के साथ, आदाब के साथ। और ये जो है फप्तियाँ कसना और फ़िक्र चुस्त करना और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे दिल जो हैं वो दुखते हैं और मामला जो है इख्तलाफ से झगड़े तक पहुंच जाता है। तो जो बालिग नज़र लोग हैं उनको ज़रा बलूगत का सबूत देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और अब शामी साहब, हुकूमत को इस तरह की बयानबाजी से कोई ख़तरा होना हो, अगर कोई संजीदा किस्म का बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बन गया तो उससे शायद ज़रूर ख़तरा बन सकता है। तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह की पोजीशन देखते हुए आपको उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, ऐसा तगड़ा इत्तेहाद बनता नज़र नहीं आ रहा जिसमें सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी बागडोर जो है वो इमरान ख़ान के हाथ में दे दें। अभी आप मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो इश्तराक तो हो सकता है, मुफ़ाहमत भी हो सकती है, लेकिन वो किसी इत्तेहाद में शरीक नहीं होंगे। जमात इस्लामी ने भी ये ऐलान कर दिया है। तो ये जो जमातें हैं वो इत्तेहाद में शामिल होकर अपनी लगाम जो है वो किसी दूसरे के या तीसरे के हाथ में नहीं देना चाहती। तो अभी जो इत्तेहाद कायम हुआ है महमूद खां अचकज़ई की क़यादत में, उसने भी कोई अपना तशख़्ख़ुस कायम नहीं किया, ना तो कोई उसकी सुप्रीम कौंसिल बनी है, ना उसके कोई क़वायद व ज़वाबित वज़े हुए हैं। तो हर मामले में इमरान खान साहब की तरफ देखा जाता है और वहाँ से कभी कोई मुस्बत बात आती है, कभी मनफी बात आती है। और महमूद खां अचकज़ई ने तो कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, वो किसी से मिले ही नहीं हैं और किसी को हमवार करने की कोशिश नहीं की। तवक्को थी कि वो मिलते नवाज़ शरीफ साहब से और ज़रदारी साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बिलावल भुट्टो से भी मिल सकते थे और तबादला ख्याल करते, मामलात को आगे बढ़ाते, वसी तर कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करते। तो अभी तो मेरा ख्याल है अब वसी तर इत्तेहाद जो है वो बनने से रहा, मगर वसी तर इत्तफाक हो सकता है और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और जान लड़ानी पड़ेगी। और इमरान खान साहब को भी अपनी पॉलिसी पर और अपने अज़हार ख्याल पर और अपने तरीक़ा इज़हार पर गौर करना पड़ेगा। गॉट इट, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब शामी साहब। और
ठीक है, एक दूसरे को सुना भी रहे हैं थोड़ा सा, और हम अच्छा तो जी, यही कुछ और कहेंगे लोग भी कि थोड़े हमें से ज्वाइन competitive करेंगे रहे इस तो पे, ठीक जरा है। आगे चल के और भी बात करनी है वो तो हमने। भट्टी साहब हमें join करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी होती है जब हमें इस किस्म की बातें करने को मिलती हैं, और हम आपको बताते ही रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स की फील्ड में हालिया सालों में पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में हर जगह अपना टैलेंट मनवा रहे हैं, और इसमें कराटे को आप ले लें, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी शामिल कर लें, बॉक्सिंग भी, सब कुछ में पाकिस्तानी आर रियली वेरी टैलेंटेड। और अब ताइक्वांडो की फील्ड से खबर ये है कि हीरोज वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सवात के आमिर खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, एंड इट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। थाईलैंड में हुई है, 7 मुल्क थे इन्हीं के खेल की कैटेगरी में। बहुत शुक्रिया आपका आमिर, बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले तो आपके जर्नी, आपके सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप कब से खेल रहे हैं थाईलैंड, इस चैंपियनशिप तक कैसे पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा कामयाबी दी। ये आप लोगों की वजह से, खसूसी तौर पाकिस्तान का जितना लोग है ये हमारे लिए दुआ किया था, और अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा कामयाबी दी। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 फाइट हुआ था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 फाइट मैंने जीत अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। और जैसे आप लोगों ने देखा भी, सवात वाले लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है। सवात वाले जैसे मैं एंटर हुआ था, खसूसी तौर इतना प्यार दिया, मेरा सोच भी नहीं था कि ऐसे लोग मुझे प्यार देगा, ऐसे लोग निकल गया, और बहुत इस्तेकबाल हमारा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्वाहिश ये है कि हम और भी जगहों पे जाए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जैसे अभी 2028 में ओलंपिक होगा, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो तकरीबन मैं 9 साल से ताइक्वांडो खेलता हूँ, और बचपन से मेरा शौक था कि यार मैं आगे आ जाऊँ। अल्लाह ने मुझे आगे लेकर आया और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, तो 9 साल से आप ये कर रहे हैं, और अब आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। कैसे इंटरेस्ट आपका आया? कोई आपका आइडल था, किसी को आप देखते थे कि ये ताइक्वांडो में इनकी बड़ी महारत है, तो आपने उनको फॉलो किया? ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? असल की पहले तो मैं फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल में तो आप लोगों को पता है 16-17 खिलाड़ी होता है, उसमें बंदा आगे नहीं आ सकता है। फिर मैंने फुटबॉल को छोड़ दो, ताइक्वांडो मेरा कजन कर रहा था, और मेरा उस्ताद था सरफरमान, उसने मुझे बोला कि आपका हाइट अच्छा है, आप आगे ताइक्वांडो शुरू करो, आप आगे जा सकते हो। मैं तकरीबन 2-3 ताइक्वांडो पे गया, फिर बहुत मजा आया, फिर स्टार्ट किया था, फिर जो सूबाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्मेंस किया, और फिर अल्लाह ने मौका दिया। इससे पहले मैं फुजीरा इवेंट पे गया हो, साउथ कोरिया गया हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पे, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिया। फिर थाईलैंड इवेंट हुआ था, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड लिया है और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जबरदस्त। और इंशाल्लाह आगे भी जाऊंगा अपने पाकिस्तान का हम नाम आपके रोशन विजुअल्स भी करूंगा। देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा पाकिस्तानी परचम भी साथ लहरा रहे थे, आपका गोल्ड मेडल भी हम देख रहे हैं। अब आगे किस तरह से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन का क्या मरहला होता है? आपने इरादा तो जाहिर कर दिया, और आप किससे ट्रेनिंग लेते हैं? आपके वहीं पे ट्रेनिंग है, या आप चाहते हैं कि आप किसी और मुल्क, क्योंकि बहुत सारे हमारे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जो हैं, फाइटर्स जो हैं, वो थाईलैंड में ही रहते हैं और वहाँ पे ही ट्रेनिंग करते हैं अपनी। बास तो फाइटर्स जो हैं वो अमेरिका भी चले गए हैं। सर जी, असल के ऐसा है ना कि आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करोगे तो आपको तकरीबन अपना रैंकिंग बनाना है, और जैसे हमारा रैंकिंग बन जाए फिर खुद ब खुद मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन मैंने ख्वाहिश ये कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग कर दूँ, इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट्स खेलूँ। जितना मैं इवेंट खेलूंगा, जितना मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मैं वैसे आगे जाऊंगा। कि मैं इवेंटों पे ना जाऊँ, फिर मेरे पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है, मैं इवेंट में मुझसे मिस होता है, फिर मैं आगे नहीं आ सकता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हमारा बड़ा लोग है
कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करो, इंशाल्लाह हम आगे जा सकते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं ओलंपिक हम भी आपकी तरफ से आमिर हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दिस इज़ द टैलेंट दैट वी ऑल नीड टू सपोर्ट, और ख़ास तौर पे जो स्पोर्टिंग कमिटीज़ हैं हमारी, और अब अरशद नदीम में इतना बड़ा नाम बना लिया है पाकिस्तान में कि दुनिया को भी पाकिस्तान के स्पोर्टिंग टैलेंट का पता चल गया है। बेस्ट ऑफ लक आमिर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, मुबारक एक और दफा पता है अरशद की जीत ने हम सबको ये ज़रूर याद दिला दिया कि हम जितनी बात करते हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, एज इन पब्लिक फोरम्स पे, प्राइवेटली, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के हम जितना बारे हम में और हम actually। हर स्पोर्ट्स पे, मतलब क्रिकेट का क्रेज़ ठीक, और उसमें ज़्यादातर मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया का ही हाथ है कि उतना हमने बड़ा बना दिया और बस बाकी सबको इग्नोर कर और दिया। एक चीज होती है ना तो उसको बहुत बड़ा बना ही दिया जाता है, जैसे क्रिकेट था, नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें भी बड़ी हों अगर उन पे उतनी ही तवज्जो दी जाए तो, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा हर तरह के खेल और खिलाड़ी की बात करते रहे हैं, इवन जियो पे ओवरऑल आप प्रोग्राम देखें। अच्छा भाई, चपकलिश जो चल रही है ना बिटवीन सीएम सिंध एंड सीएम पंजाब, अब चलेगी वैसे चूंकि कह दिया आपने। उस पर इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के दरमियान पहले एक दिन बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी जारी है, कुछ सीरियस नहीं हो रहा आपको लग रहा है मामला? पहले मुस्लिम लीग नून को ले लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा बैठे और बताया कि हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उससे पहले तशहीर हो चुकी थी कि कुछ बड़ा आने वाला है। उसके बाद पता चला जी एक खाते से उन्होंने पैसे उठाए हैं, कोई 45 अरब दूसरे खाते में डाले हैं, 201 से 500 फी यूनिट उन्होंने रिलीफ दे दिया। लेकिन इस राई का जो पहाड़ बनाया गया, जिस तरह इसको कि जैसे अपनी जेब से कोई रिलीफ दे रहे हैं, इतना उछाला गया। दूसरा, पीपल्स पार्टी समझ नहीं आ रही कि भाई आपको क्या पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आपका क्या इसमें जा रहा है ना, आपके क्या मरीम नवाज ने आपकी बिजली चोरी करके अपने पंजाब को दे दी है या आपके ख़जाने से पैसे निकाल के अपने आप को दे दिए कि ये बेवकूफ़ी है, ये फलाना है। भाई वो कर रही हैं तो आपको इससे क्या? आपने जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो वादे किए थे कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे, नौकरियां देंगे और मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेंगी, उन पे फोकस करें। हाँ, लेकिन अब तो ये बातें हो गई ना, तो अब पार्टियों के बड़े जो हैं वो अपने लोगों को समझा तो लेंगे और सीज फायर भी हो ही जाएगा, लेकिन ये तो नज़र आ गया है कि ऐसे मौके आते रहेंगे और फिर वो जब मौके आएंगे तो वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो हुकूमती इत्तेहादियों के मामलात में मतलब आप क्या देख रहे हैं कि अगले 5 साल कैसे निकालेंगे? जी बेफिक्र हो जाएं, ये 10 साल भी निकाल लेगा, बल्कि 15 साल निकाल लेगा, बल्कि हमारी पूरी ये जनरेशन जो है ये भी निकाल जाएगा। इक़्तिदार के लिए, अपने मफादात के लिए और अपने सामने इमरान खान जो है सियासी हरीफ, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आग और पानी का मिलाप है, शमाल और जनूब, मशरक़ और मगरब का मिलाप है, तो ये कुछ भी कर लेंगे, बेफिक्र हो जाए। इस हवाले से ये छोटी मोटी 19-20 करते रहेंगे, लेकिन इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, उसका पता है सारों की सर्वाइवल इसी में है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। तो अब मजीद हम क्या बात करें, क्योंकि आपने तो कह दिया 10, 15, 20, मतलब ये तो अपने मफाद के लिए बहुत साल इकट्ठे रह सकते हैं। ओके फाइन, वी विल सी यू टुमारो, बाय।